अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान स्टडीज़ का यूनिट 8, जिसका नेम है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़, जो कि सेक्शन 3 से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इसकी हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी डिस्कशन डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, समरी देखेंगे। एट द सेम टाइम एट द एंड हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन इज़ पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। और ज़राअत जो है वो मेजर एक खाना जो बनाने का प्रोडक्शन का जो है वो पर्पस बन रहा है यहाँ पर इस कंट्री में। फॉर द कंट्रीज़ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे आबादी जो है वो बढ़ रही है उसके लिए ज़राअत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि जब कोई आबादी बढ़ेगी तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, इंसानों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो रही है, खाने की और जो खुराक है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है? रिसोर्सेज़ की नीड भी ज़्यादा होगी, इसीलिए ज़राअत जो है वो बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि आप उसको काश्तकारी में लेकर आओ, ज़मीन की एक काश्तकारी करना एग्रीकल्चर कहलाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, किसके लिए? अनाज को बढ़ाने के लिए। अनाज मतलब जो हमारा खाने का सारा प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी? तो उसको बढ़ाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड द रेजिंग ऑफ एनिमल्स, और किसको बढ़ाने के लिए? जानवरों को बड़ा करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जानवर भी यही खुराक खाते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ये एक मामूली कह सकते हैं या छोटी एक इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं जिससे सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? एक छोटी-सी सनत है। मीनिंग दैट इट एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। और ये क्या लेता है? ये ख़ाम लेता है। ख़ाम होता है रॉ मटेरियल, मतलब जिसकी कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होती। ये कहाँ से रॉ मटेरियल लेता है? अर्थ से। एग्रीकल्चर तो अर्थ से ही लेगा ना, ज़मीन से ही रॉ मटेरियल लेगा। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल कैन बी प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का जो ख़ाम होता है, जो बचा-कुचा जो स्टार्ट से हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं, जिसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्म में लेकर जाते हैं, वो हम कहाँ से, या तो वो प्रोसेस्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर, किसी सनत के अंदर, या वो कंज़्यूम कर लिया जाता है डायरेक्टली। अब बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो एक ज़रई मुल्क है, एक ज़रई कंट्री है, ठीक है? और पाकिस्तान क्या करता है कि अपने लैंड को कल्टीवेट करता है, काश्तकारी करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना, अनाज जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके, जो कि ज़रूरी है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, क्योंकि जानवर खाते हैं लीफ़ी वेजिटेबल्स, जिस तरह ग्रीन से जो होती हैं, जिस तरह बकरियाँ और जिस तरह बकरे हो गए, ठीक है? इस तरह टाइप के जो एनिमल्स हैं। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्या करता है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि हम लोग लैंड से ही लेते हैं, ठीक है? जिस तरह के मिट्टी हो गया, सॉइल है जिस तरह, ठीक है? वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है, उसको हम लोग किस तरह प्रोसेस्ड करते हैं इंडस्ट्री के थ्रू, या फिर हम लोग डायरेक्टली उसको कंज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है? प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में लेके आना है, ठीक है? तो इसमें ये बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल वो होता है जो कि ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में नहीं होता। ठीक है जी, तो इस तरह से इन्होंने इसको इंट्रोडक्शन जो है इस यूनिट का दिया हुआ है। हाउ एग्रीकल्चर वर्क एज़ अ सिस्टम। एग्रीकल्चर एक सिस्टम के थ्रू कैसे वर्क करता है? एग्रीकल्चर कैन बी व्यूड एज़ अ सिस्टम ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। मतलब पहले आप कुछ ना कुछ उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? दीज़ इनपुट्स आर रिसोर्सेज़ दैट आर प्रोड्यूस्ड यूज्ड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये वो इनपुट्स रिसोर्सेज़ हैं, ये जो इनपुट्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, दैट द इनपुट आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एक वो रिसोर्सेज हैं, वो ज़रूरत है जिससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनपुट क्या होता है, ठीक है जी। तो इनपुट के बारे में डिस्कस करने की अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमें पता चलता है कि द इनपुट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। इनपुट जो है वो नेचुरल और ह्यूमन के अंदर डिवाइड है। नेचुरल का मतलब है फिजिकल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि टच कर सकते हैं। लैंड एंड अदर एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, क्लाइमेट आर द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एज इट इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज लाइफ स्टॉक, ठीक है? तो इनपुट क्या होता है जिसके अंदर हम लोग ने बताना है कुछ ना कुछ हमने ऐड ऑन करना है, इनपुट है, ठीक है? तो उसमें क्या है? नेचुरल है। एक नेचुरल क्या है? जिसके अंदर सॉइल है, मट्टी है, पानी है, आबो हवा है, ठीक है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम लोग क्रॉप्स को कैसे बढ़ा सकें और कैसे लाइफ स्टॉक्स को कैसे ग्रो कर सकें। दूसरी इनपुट होती है ह्यूमन की, जो कि इकोनॉमिक होती है, माशी तौर पर होती है। Human resources include skilled and semi-skilled labor, machinery investment, seed fertilization, pesticide machinery etc. इसके अंदर क्या होता है कि या तो लेबर्स चाहिए होंगे जिनको सही से काम आता हो, मशीन चाहिए होंगी, सीड्स हमने कैसे अंदर डालने हैं, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, क्या क्या जो हैं वो स्प्रेस चाहिए होंगे, ये सब ह्यूमन इकोनॉमिक जो होता है वो इनपुट होता है। दीज इनपुट्स आर यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब ये भी जो इनपुट है वो बहुत इम्प्रूव करती है किसी भी फूड की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाती है, उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलती है, ठीक है जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास मेथड था जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है इसके अंदर, इनपुट के अंदर प्रोसेस है। प्रोसेस हमारे पास इनपुट के अंदर सेकंड जो है वो एलिमेंट है। दी input regulate the type of processes required on the form. The processes are activities to convert input into output. These processes can be divided into two main categories. ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि processes जो होती हैं वो कोई एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें इनपुट को आगे लेकर जाया जा रहा होता है ताकि आउटपुट एक अच्छी निकल सके, ठीक है, प्रोसेस वो होता है। क्रॉप प्रोडक्शन, पहला क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड प्लांटिंग, वीडिंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। क्रॉप प्रोडक्शन हमारे पास प्रोसेसेस का पहला मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि कैसे आपने प्लांट करना है, उसकी गोडी कैसे करनी है, उसको पानी कैसे प्रोवाइड करना है, उसके बाद उसकी काश्तकारी करके उसको कैसे आपने कटाई करनी है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड फीडिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग फॉर एनिमल। लाइव स्टॉक क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड का मतलब हुआ कि कैसे आपने एनिमल्स को फीड करना है, उनकी ब्रीड कैसे होगी, अगली उनकी जो जनरेशन है वो कैसे पैदा होगी, उसकी कैसे केयर करनी है एनिमल की, ये प्रोसेस के अंदर आ जाता है ताकि फिर एक डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल सके। क्योंकि इनपुट आप अगर अच्छी दे रहे हैं, देखिए अगर ऊपर उन्होंने बताया फिजिकल एक इनपुट होती है, एक हमारे पास ह्यूमन की इनपुट होती है, फिर प्रोसेसेस पे उसने कहा कि इनपुट के ऊपर आप ऐसे प्रोसेसेस अप्लाई करते हो ताकि आप एक अच्छी आउटपुट ले सको, अच्छा रिजल्ट ले सको। आगे हम डिस्कस करते हैं आउटपुट क्या होता है। अब output are the product that are produced by the agricultural system. The output of livestock production, livestock and dairy production can be used as input to the food system or to other industries such as leather industry. These output can be divided into two main categories, that is food production and non-food production. The diagram show agriculture system in Pakistan. तो आउटपुट वही होती है, सिंपल सी बात है कि जब आप इतना मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। जब आप सीड देखो, एक सिंपल एग्जांपल है, जब किसी भी आप खेतों में जाते हो तो गाँवों में अगर किसान जो है वो सीड जो है वो डाल रहा है ज़मीन के अंदर कि अच्छी एक अनाज जो है या अच्छी एक वेजिटेबल्स वगैरह उग जाएँ, तो वो वेट करेगा, उसके ऊपर प्रोसीजर करेगा और फिर वो वेट करेगा कि भई एक अच्छी आउटपुट निकली है कि नहीं निकली, ठीक है? तो वो सिंपल सी आउटपुट होती है, ठीक है? इनपुट और प्रोसेस सारा इंपॉर्टेंट होता है। आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट होती है जो कि निकलती है एट द एंड आपकी मेहनत से, ठीक है जी? अब इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जी, आगे डायग्राम है। इनपुट नेचुरल, फिजिकल, लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, प्रोसेस, प्लांटिंग, वीडिंग, इरिगेशन, थ्रेशिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग फॉर एनिमल, मिल्किंग। आउटपुट क्या निकली? कॉटन, वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उसे लैंड लिया, पानी दिया उसको, सनलाइट, मिनरल्स दिए, प्रोसेस हुआ तो उसके ऊपर कैसे हार्वेस्टिंग हुई, कैसे फीड किया, कैसे इरिगेशन हुई, फिर आपने आउटपुट निकाल दी कि सारी चीज़ें जो हैं वो वूल, वेजिटेबल, इस तरह टाइप की चीज़ें जो हैं वो उग गई, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन की जो इनपुट थी वो क्या थी? लेबर्स थी, मशीनरी थी, सेम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन निकल आई, ठीक है। दीज आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, ठीक है। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 तरह की फार्मिंग जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं। नंबर ए पे स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो छोटे लेवल पर होती है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। पाकिस्तान के अंदर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इज़ बेस्ड ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल मेनली फॉर फार्मर यूज़, ठीक है। जो सिर्फ जो किसान है वो अपने इस्तेमाल के लिए बनाता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स उसके पास होते हैं, कुछ वो क्रॉप्स जो हैं वो उगा लेता है। इफ़ देयर इज़ सरप्लस इट इज़ सोल्ड फॉर प्रॉफिट। अगर उस किसान को फ़ायदा हो रहा हो, मुनाफ़ा हो रहा हो, तो वो फिर क्या करता है कि वो मार्केट में जाकर बेच देता है। 90% of farmers in Pakistan are small scale subsistence farmer. This means that they own less than 12.5 acres of land.
इसका मतलब ये है कि 90% जो किसान हैं पाकिस्तान में वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और उनके पास 12.5 एकड़ से भी कम लैंड होता है, ज़मीन होती है। They account for 42% of country workforce and contribute about 19% of the country GDP. ठीक है जी। The subsistence farming farmers produces about 60% of Pakistan's agriculture output, which plays a vital role in Pakistan food security. अ, जो सबसिस्टेंस फार्मर होते हैं वो 60% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आउटपुट निकालते हैं। सबसिस्टेंस फार्मर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बेसिक फूड क्रॉप सच एज व्हीट, रेज, राइस एंड मेज। तो बेसिकली सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो किसान अपनी मर्जी से करता है, अपनी लैंड पर करता है और कुछ एनिमल्स भी रखता है ताकि लाइव स्टॉक की तरफ भी जा सके। और इसके पास 12.5 एकड़ से भी कम लैंड होता है और अगर उसको प्रॉफिट हो तो वो कुछ खाने की पीने की चीज़ें जो होती हैं व्हीट, राइस, मेज़ वो मार्केट में भी सोल्ड कर देता है और अगर उसको फ़ायदा ना हो तो वो अपने तक ही रखता है, अपने खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करता है उसको, ठीक है? और इसी तरह ये तकरीबन 60% एग्रीकल्चर आउटपुट निकालता है, पाकिस्तान की जीडीपी की अंदर कंट्रीब्यूट भी करता है सबसिस्टेंस जो फार्मर होते हैं, ठीक है? इसके बारे में इसके अंदर बताया जा रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी ईज़ी है, इसके अंदर इतना इश्यू कोई नहीं है समझने में। सबसिस्टेंस फार्मर्स इन पाकिस्तान यूज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन रिलाइंग ऑन मैनुअल लेबर फॉर सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। एनिमल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मशीनरी टू प्रोड्यूस वुडन प्लो, कार्ड एंड टू हेल्प विद हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग। क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो है वो बहुत ही गाँव टाइप का सीन होता है, तो उनके पास इतनी आलात नहीं होते, जो मॉडर्न वेज़ में होते हैं। तो सब्सिस्टेंट फार्मर्स जो होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि वो प्लो करने के लिए एनिमल्स को और कार्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? स्मॉल स्केल subsistence farming in Pakistan is a labor intensive activity, therefore women and children are also involved in the farming process, including caring for animal, ठीक है जी। दे आर प्रिपेयर फीड फॉर एनिमल बाय चॉपिंग फूडर, मिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड एंड डिलीवरिंग द फीड टू द एनिमल्स, मिल्किंग बफेलोज, काउ एंड गोट, कलेक्टिंग एग्स, रेस चिकन्स, क्लीनिंग एनिमल्स एंड हेल्पिंग विद द हार्वेस्ट। तो बेसिकली इसके अंदर औरतें और बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कैसे खाना बना रहे होते हैं जानवरों के लिए, कलेक्ट कर रहे होते हैं फीड, डिलीवर कर रहे होते हैं, मिल्क बफेलोज़ का मिल्क ले रहे होते हैं और गोट्स का, ठीक है? और एग्स वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से वो हार्वेस्ट वाले जो हार्वेस्टिंग एक फार्मर है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है जी? कैश क्रॉप फार्मिंग, पहले हमने कर लिया स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है क्रैश क्रॉप फार्मिंग। अच्छा जी, क्रैश क्रॉप फार्मिंग जो है वो कहा जाता है कि कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल का मतलब होता है जो मार्केट लेवल पर होती है, इन विच द फार्म आउटपुट इज़ सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड एनिमल, ठीक है? इसके अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि हम अपनी मार्केट में प्रॉफिट के लिए बेचें अपने क्रॉप्स। क्रैश क्रॉप फार्मिंग इज़ द कल्टीवेशन क्रॉप दैट आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर सेल एंड प्रॉफिट रेदर देन फॉर कंजप्शन बाय द फार्मर और देयर फैमिली। जिस तरह हमने पढ़ा सबसिस्टेंस के अंदर वैसा नहीं होता कि फैमिलीज़ जो हैं फार्मर की वो इसको कंज्यूम कर लें, बल्कि सारा का सारा जो क्रॉप होता है वो मार्केट में सोल्ड आउट हो जाता है फॉर सेल एंड प्रॉफिट पर्पज़ के लिए। Cash crops are typically grown on a large scale and are often exported to other countries. Different countries में भी ये भेजा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं शुगर केन, कॉटन, व्हीट, राइस, कॉर्न, कॉफ़ी, टोबैको, कोकोआ, सोयाबीन, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है जी। Cash crop farms typically employ a mix of skilled and unskilled labor. Skilled labor is often needed for operating machinery, applying pesticides and herbicide, maintaining the farmer's infrastructure. Unskilled labor is often used for tasks such as planting, weeding and harvesting. इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो स्किल्ड लेबर होते हैं इसके अंदर क्रैश क्रॉप की फार्मिंग के लिए वो काम करते हैं जो उनको आते होते हैं, जैसे कि मशीनरी को इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स फेंकना, हर्बिसाइड्स ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल करना, जबकि अनस्किल्ड लेबर प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान हैज़ टू क्रॉप्स सीज़न नेमली खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है? खरीफ जो है वो समर अप्रैल टू अक्टूबर तक होता है और विंटर्स में अक्टूबर से अप्रैल तक रबी क्रॉप होता है। विंटर इन द लो लैंड आर वार्म इनफ फॉर टेम्परेट क्रॉप्स टू ग्रो, ठीक है? जब सर्दियाँ होती हैं तो लो लैंड्स जो एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वार्म इनफ, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है जी। व्हीट एंड रेप सीड
which are summer crops in the UK and other northwestern Europe countries. Pakistan summer crops such as cotton, rice, require high temperature like those in the tropics. ठीक है, तो जो कॉटन और राइस है उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जिस तरह ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होता है। वाटर सप्लाई इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर क्रैश क्रॉप फार्मिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि वाटर एक पानी की जो सप्लाई है वो भी उनको प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो उग सकें, ठीक है। फार्मर्स कैन ओनली ग्रो क्रॉप्स इन बोथ सीजन इफ़ दे हैव इनफ इरिगेशन वाटर। फार्मर सिर्फ तभी ऑब्वियसली उगा सकते हैं जब उनके पास सही से पानी है। न्यूमेरियस डैम्स लार्ज और स्मॉल, जो बड़े बड़े डैम्स हैं या छोटे डैम्स हैं एंड बैरेजेस हैं, वो बिल्ड किए जाते हैं टू डाइवर्ट एंड स्टोर वाटर फ्रॉम द रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, ठीक है, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और जो हिमालय से आ रहा है। The two largest storage dam, Tarbela and on the Indus and Mangla on the Jhelum. These dams supply water to large link canals, which in turn feed water into many smaller canals that crisscross Punjab and Sindh plain. Large barrage across the Indus in the south, such as Sakhar, and supplied water with water from Tarbela Dam in winter when the river flows is low. Tube well are also used to pump water from the ground for irrigation, especially in area where canal irrigation is not available for required. The map shows, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट हमारे पास डैम्स भी हैं ताकि रेजरवायर्स बनाए गए हैं, डिफरेंट कैनाल्स बनाए गए हैं ताकि इरिगेशन का प्रोसीजर स्मूथली चल सके। लेकिन क्योंकि फिर भी पाकिस्तान में वाटर का क्राइसिस है, तो फिर भी वाटर की रेजरवायर्स जो हैं वो कम पड़ जाती हैं समटाइम्स, ठीक है। ट्यूब वेल का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है जी। और यहाँ पर उन्होंने मैप शो किया है पाकिस्तान का। अब अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में सबसे पहले आ जाता है कॉटन, ठीक है जी। उसके बाद हम जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो कॉटन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो इम्पोर्टेंट क्रॉप को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें कॉटन हमारे पास पहले नंबर पर आ रहा है। कॉटन इज़ अ वाइटल क्रॉप फॉर बोथ द एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, कि ज़राअत के लिए भी और टेक्सटाइल सेक्टर जो होता है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 0.6% ऑफ जीडीपी। कितना ये ऐड ऑन करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर? 0.6%। एंड 3.1% ऑफ द वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर, और 3.5% ये ऐड करता है एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब मुनाफा देता है 3% और 0.6% जीडीपी को मुनाफा देता है। कॉटन इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है वो क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब हम दरामदाद और बरामदाद जिसे हम लोग कहते हैं कि बाहर की जो है ना ममालिक में भी हमारा कॉटन जाता है, ठीक है। और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रॉ मटेरियल है, एक खाम है, मतलब उसको हम लोग लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल की सनत के अंदर। एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो ये बहुत ही ज़रूरी एक रोल प्ले करता है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं जो लोग, जो ज़्यादातर पाकिस्तान जो है अर्न करता है वो इसके थ्रू भी अर्न करता है, और बाहर जो है हम लोग चीज़ें भेजते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। कॉटन जो है वो बाहर जाती है हमारी, और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा होता है। ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेनफॉल, कॉटन रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन को एक दरमियानी सतह के अंदर जो है बारिश चाहिए होती है। हाउएवर कॉटन कैन बी ग्रोन इन एरिया विद लेस रेनफॉल इफ़ इरिगेशन इज़ अवेलेबल। कॉटन उधर भी ग्रो हो जाता है जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, अगर वहाँ पर आबियाशी का निज़ाम जो है, इरिगेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर हो। टेम्परेचर, कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप। कॉटन जो है वहाँ पर गर्म सीजन के अंदर, गर्म मौसम के अंदर जो है वहाँ पर उगता है। एंड रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 25 से 35 डिग्री। टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री कैन स्टंट प्लांट ग्रोथ। अगर 20 से नीचे है तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपर नहीं होगी और वो वहीं रुक जाएगी। एंड टेम्परेचर अबव 40 कैन रिड्यूस यील्ड्स। अगर 40 से ऊपर है, 25 से 35 के दरमियान में चाहिए होता है, ठीक है। अगर 20 से नीचे है तो ग्रोथ कम हो जाएगी या रुक जाएगी। अगर अबव है 40 से, तो हम उसको यील्ड नहीं कर सकेंगे, उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकेंगे प्रॉपर, ठीक है। इरिगेशन, कॉटन इज़ अ ड्रॉट टॉलरेट क्रॉप, मतलब ये टॉलरेट कर लेता है किसको? ड्रॉट को, मतलब जो हमारे पास जब रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि खुशक साली, ठीक है, खुशक साली को भी ये जब बारिशें नहीं होती तो
टॉलरेट कर लेती है, बट इरिगेशन इज़ ऑफन नेसेसरी टू अचीव हाई यील्ड्स, ठीक है। लेकिन इरिगेशन ज़रूरी होती है, मतलब पानी ज़रूरी होता है, अबियाशी के लिए ज़रूरी है पानी हो ज़्यादा, ताकि बेहतर यील्ड जो है, बेहतर तरीके का क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस हो सके। इरिगेशन इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एरियाज़ विद लो रेनफॉल और ड्यूरिंग ड्रॉट। इरिगेशन वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, या ड्रॉट मतलब जहाँ पर खुशक साली जो है वो ज़्यादा होती है। या soil types of cotton is a well drained loamy soil with the pH between 6.0 to 7.5, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी पीएच कितनी होती है, सॉइल की टाइप जहाँ पर कॉटन उगता है। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन क्रॉप। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कॉटन के क्रॉप्स के साथ। पाकिस्तान इज़ अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसर। पाकिस्तान एक मेजर कॉटन प्रोड्यूसर है। इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ड्यू टू मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ठीक है, कॉटन को प्रोड्यूस करने के दौरान। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, कॉटन इज़ नो लॉन्गर एज प्रॉफिटेबल एज अदर क्रॉप्स सच एज मेज, पैडी एंड शुगर कैन। अब कॉटन जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल पाकिस्तान के लिए नहीं रही जितने अदर क्रॉप्स जो हैं वो हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस, वाइट फ्लाई एंड पिंक बोल वॉर्म इन्फेस्टेशन आर डैमेजिंग क्रॉप। लीफ कर्ल वायरस आल्सो अटैक द क्रॉप विद इरिवर्सिबल इफेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ जो हैं जो कह सकते हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो ख़राब कर रही हैं कॉटन के क्रॉप को, जिसकी वजह से कॉटन की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। Abiotic stresses, climate change, heat stresses, extreme rainfall are also impacting the production। ज़्यादा बारिशें जो हैं वो ख़राब कर रही हैं, ज़्यादा हीट जो है, गर्मी है, वो भी ख़राब कर रही है कॉटन को, जिसकी वजह से कॉटन क्रॉप जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। Poor agriculture practices, unsustainable farming practices such as poor oil management and excessive pesticides use also contributed to the decline, ठीक है। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे स्प्रेज यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है। हाई इनपुट कॉस्ट, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, वो महंगे हैं जितने भी बीज हैं या फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, यूरिया वगैरह, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू टर्न अ प्रॉफिट। तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं किसान के लिए कि वो प्रॉफिट की तरफ जा सकें। लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ अर्ली जनरेशन सीड्स एंड रिसर्च और न्यू वैराइटीज़ दैट कैन विथस्टैंड पेस्ट डिजीज़ एंड क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस इनएडिक्वेट, ठीक है। तो क्योंकि रिसर्च भी कम की जा रही है जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है, स्पेशली फार्मर्स को, जिसकी वजह से नई वैराइटीज़ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं माहौल के अंदर, किस तरह से टैकल करना है वो उनको नहीं पता, जिसकी वजह से इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। रिवाइवल ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, कैसे दोबारा से कॉटन की प्रोडक्शन को बेहतर किया जा सकता है और वापस लेकर आया जा सकता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। टू रिवाइव कॉटन प्रोडक्शन इन पाकिस्तान द फॉलोइंग मेजर्स आर इसेंशियल। कुछ ऐसी मेजर्स जो हैं ली जा सकती हैं जिसके थ्रू बेहतर किया जा सकता है इस कॉटन के प्रोडक्शन को। सेट अ मिनिमम इंडिकेटिव और इंटरवेंशन प्राइस फॉर कॉटन, एक बेहतर दरमियानी सतह की कॉटन की प्राइस लगाई जाए। दिस विल इंश्योर द फार्मर रिसीव अ फेयर प्राइस ऑफ देयर क्रॉप इवन व्हेन मार्केट प्राइस आर लो। और जो किसान हैं उनको बेहतर एक प्राइस दी जाए उस अनाज की, उस क्रॉप की, कॉटन की। अगर मार्केट में लो प्राइस भी है फिर भी फार्मर को थोड़ा बेहतर प्राइस दी जाए ताकि वो मेहनत से काम करे। इशू सब्सिडीज टू फार्मर इन अ टाइमली मैनर। सब्सिडीज ये होता है कि गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे ले लेती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 100 रुपए की है तो गवर्नमेंट कहेगी कि 50 रुपए हम खुद देंगे और 50 जो है वो पब्लिक देगी, ठीक है, इस तरह से होता है। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अगर इशूज़ अगर सब्सिडीज इशू की जाए तो गवर्नमेंट थोड़े से पैसे जो होंगे, इनपुट की कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट दे देगी, जिस तरह के सीड्स हैं, फर्टिलाइजर है, ताकि आउटपुट अच्छी हो सके, ठीक है। improve extension services to educate farmer about बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मर्स को एजुकेट किया जाए। यूज़ ऑफ HYVS, अवेयरनेस अबाउट इरिगेशन नीड्स एंड सॉइल मैनेजमेंट, कैसे आपने अबियाशी का निज़ाम चलाना है उसके बारे में फार्मर को आगाही दी जा सके, कैसी ज़मीन के अंदर मट्टी है। दिस विल हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव देयर यील्ड एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट, ठीक है। और इससे बेहतरी जो है वो आ सकती है इस क्रॉप की प्रोडक्शन के अंदर। Develop and distribute genetic modification cotton seeds that are resistant to pest and disease. This will help to reduce crop losses and improve yield। मतलब ये देखना है कि रेजिस्टेंट कितनी है क्रॉप की, मतलब कॉटन की, कि वो पेस्ट से लड़ सके, डिजीजेस से लड़ सके कॉटन, ठीक है। एज अ क्रॉप कैसे लड़ेगी, ये क्या करेगा, ये बेहतर करेगा क्रॉप की लॉस को रिड्यूस करेगा एंड इम्प्रूव यील्ड्स।
Number fifth is issue subsidies for pesticides, seeds, fertilizer through Kisan Card. This will make it easier for farmer to access the input they need at an affordable price. Loan may be granted on easy terms and condition. ठीक है जी। सब्सिडीज वगैरह किसके ऊपर लगाई जाएं? जो पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स लेकर आने हैं, उसके ऊपर फर्टिलाइजर मतलब यूरिया जो चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है, ताकि फार्मर्स को खुद ना वो लेने पड़े और उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर दे ताकि वो मेहनत से काम करें। ठीक है, और उनको इतने ज़्यादा जो है वो पैसे ना देने पड़े। वीट जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट हम लोग जो है वो क्रॉप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीट इज़ पाकिस्तान्स मेन स्टेपल क्रॉप एंड देयरफॉर एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? गंदम खाते हैं, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो इसकी प्रोवाइड रिक्वायर है। इट अकाउंट्स फॉर 9.2% ऑफ द वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर एंड 1.8% ऑफ द जीडीपी। मतलब ये एग्रीकल्चर के अंदर मतलब माशी सॉरी जिसको कह देते हैं मतलब हमारे पास जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है, ठीक है, ज़रूरी तौर पर ये ऐड कितना करता है? 9.2%, और जीडीपी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर ओवरऑल 1.8% ऐड करता है। सेल्फ सफिशिएंसी इन wheat has been a core objective of every government. Wheat crop recorded historic high production of 27.293 million tons, showing an increase of 8.1% over 25.248 million tons production of 2020. इतनी प्रोडक्शन हुई है वीट की 2020 के अंदर, जिसकी वजह से 8% जो है वो इंक्रीज हुआ है। This was primarily due to increase in cultivated area. Significant high yield wheat varieties include Maxi Park, MH21, etc. ये basically brands name है wheat के। By using high yielding wheat varieties, farmer can increase their yields and profit। ठीक है, तो farmers को increase करने पड़ेंगे अपने profits को, और variety जो है अगर increase की जाएगी तो। Geographical requirements. Wheat is a relatively adaptable crop, can be grown in a variety of geographical condition। ठीक है जी, बहुत जगहों पे ये ग्रोन हो सकती है। सॉइल टाइप, वीट प्रेफर वेल ड्रेन लोमी सॉइल विद पीएच बिटवीन 6.0 टू 7.5। ठीक है, इतनी पीएच चाहिए होती है। टेम्परेचर, रेनफॉल, वीट रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल, दरमियानी सतह के पानी या बारिश चाहिए होती है। हाउएवर वीट कैन बी ग्रोन इन अ एरिया विद लेस रेनफॉल इफ इरिगेशन इज अवेलेबल। अगर आबियाशी का निज़ाम प्रॉपर हो, वहाँ पर थोड़ा पानी वहाँ पर ऑलरेडी हो, तो ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए होती वीट को। टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। वीट इज़ अ कूल सीजन क्रॉप एंड रिक्वायर्स जी। Wheat is a cool season crop and requires temperature between 10 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है वीट के लिए। टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस कैन स्ट्रेस द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स। ठीक है, तो यील्ड्स जो होगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब सारी फसलें होंगी वो कम हो जाएंगी। इरिगेशन, wheat can be grown in a rain condition but irrigation is often necessary to achieve high yield। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए इरिगेशन ज़रूरी है। इरिगेशन का मतलब मैंने बताया आबियाशी का निज़ाम जिसके अंदर पानी हो प्रॉपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, मतलब मेंटेनेंस के अंदर पानी हो, बैलेंस में हो। इरिगेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एरिया विद लो रेनफॉल और ड्यूरिंग ड्रॉट। जिस तरह हमारे पास कॉटन में था कि वहाँ पर ज़रूरी है इरिगेशन, जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हों और ड्रॉट की कंडीशन हो, खुशक साली हो। वीट प्रोडक्शन एरिया, अब वीट प्रोडक्शन एरिया क्या है? ड्यूरिंग 2020 टू 2021 एरियाज अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज 4.2% to 9,178,000 hectares our last year sown area of 8,805,000 hectares। Wheat is Pakistan main staple crop। main staple crop का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस क्रॉप की, एंड इट इज़ essential फॉर द कंट्री फूड सिक्योरिटी। मतलब ज़्यादातर लोग क्योंकि खाते यहाँ पर वीट हैं, ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी मतलब अगर वो नहीं होगी तो लोग सिक्योर नहीं होंगे, कुछ खा पी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए लोग मरने लग जाएंगे। तो ये इसलिए कहा था कि ये फूड सिक्योरिटी वाला क्रॉप है। पाकिस्तान इज लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग प्रोविंस इन पाकिस्तान, अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ द कंट्रीज टोटल वीट प्रोडक्शन। पंजाब जो है वो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो 70% कंट्री की वीट प्रोडक्शन करता है। अदर मेजर वीट प्रोडक्शन प्रोविंस इंक्लूड सिंध, KPK, बलोचिस्तान। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज पंजाब के अंदर फैसलाबाद है, टोबा टेक सिंह है, झंग और चकवाल है। सिंध में जैकोबाबाद है, लड़काना, शेखापुर है, शिकारपुर है। KPK में मर्दान, नौशहरा एंड सवाबी है। बलोचिस्तान में कोयटा, पेशन एंड जूब है। ठीक है, तो ये एरियाज जो हैं ये वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कहे जाते हैं। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन एक वैल्यूएबल क्रैश क्रॉप है इन पाकिस्तान, अकाउंटिंग 3.4% ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू कंडीशन एंड 3.4% ये
किसके अंदर ऐड करती है? एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है जी। लेकिन जीडीपी में ये सिर्फ 7%, 0.7% जीडीपी में ये ऐड करती है, ठीक है जी। 2020 से 21 तक द एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेटेड इंक्रीज 12% टू 1,165,000 एकर्स एंड प्रोडक्शन इंक्रीज 22%। 12% से कितने परसेंट इंक्रीज होगी प्रोडक्शन इसकी? 22%। दिस वॉज ड्यू टू फेवरेबल वेदर कंडीशन, बेटर मैनेजमेंट, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट एंड हायर इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो इन वजूहात की वजह से इंक्रीज हो गई, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन शुगर केन की। ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम लोग डिस्कस करें तो टेम्परेचर जो है शुगर कैन के लिए वो रिक्वायर्स होता है 20 to 30 डिग्री। टेम्परेचर बिलो 20 कैन स्टर्न प्लांट ग्रोथ, जिस तरह कॉटन का था, और अगर अबव होगा तो रिड्यूस हो जाएगी फसलें। रेनफॉल, शुगर कैन रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल, दरमियानी सतह का पानी चाहिए होता है, रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1,520 मिलीमीटर। हाउएवर शुगर कैन बी ग्रोन इन एन एरिया विद लेस रेनफॉल इफ इरिगेशन इज अवेलेबल। हमेशा सब जितनी भी हमने अभी तक क्रॉप्स पढ़े उन सब में यही लाइन जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है इसको याद करना। सॉइल टाइप, शुगर कैन प्रेफर वेल ड्रेन लोमी सॉइल विद पीएच इतना चाहिए होती है। क्ले सॉइल कैन बी too heavy and poorly drained for sugarcane, while sandy soil may not retain enough moisture। तो क्ले सॉइल जो होती है उसके अंदर बहुत हैवी और पूरली ड्रेन होती है, पूरली ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो वो भी सही नहीं है, और ना ही सैंडी सॉइल बेहतर है शुगर केन के लिए, ठीक है जी। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, टू कल्टीवेट शुगर केन द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय टिल्टिंग इट टू द डेप्थ ऑफ द लीस्ट 30 सेंटीमीटर। अगर कल्टीवेट करना है शुगर केन को तो सॉइल जो है उसको पहले प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, उसका डेप्थ क्रिएट करनी होगी 30 सेंटीमीटर तक। ऑर्गेनिक मैटर शुड देन बी एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव ड्रेनेज एंड फर्टिलिटी। शुगर केन stalk is cut to 30 to 45 centimeter long, and cutting are planted in furrow that are 10 to 15 centimeter deep and 75,000 centimeter apart. Sugar cane requires regular irrigation and requires regular fertilization, especially potash. It is important to keep the sugar cane field free of weeds as it compete with the sugar cane for water and nutrients, ठीक है जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीड्स ना हो, मतलब कोई भी इस तरह टाइप के कोई छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो ना हो। मेथड तब जो है वो सक्सेसफुल होता है शुगर कैन की कल्टीवेशन का, ठीक हो गया। और इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज, पंजाब इज़ द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस in Pakistan, accounting for 60% of the country's total sugarcane production। पंजाब एज यूजुअल जिस तरह वीट है वैसे ही शुगर कैन भी प्रोड्यूस करता है। द मेजर शुगर कैन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इंक्लूड फैसलाबाद, टोबा टेक, सिंह, झंग। Sindh is the second largest sugarcane producing province, accounting for 25% of country's total sugarcane production। 25% ये प्रोड्यूस करता है सिंध, जबकि पंजाब 60% प्रोड्यूस करता है। द शुगर कैन ग्रोइंग इन डिस्ट्रिक्ट सिंध इंक्लूड जगवाबाद, लड़काना, शिकारपुर। केपीके के अंदर थर्ड लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, अकाउंटिंग अराउंड 10%, ठीक है, 10% शुगर कैन केपीके से आता है। द मिडिल शुगर कैन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन केपीके मर्दान है, नुशैरा है और सवाबी है, ठीक है। तो ये बेसिकली शुगर कैन था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइस की जो है कल्टीवेशन और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। So rice is a major food and cash crop in Pakistan. It is the second most important staple food crop after wheat, ठीक है, ये second most important है, and second most export commodity after cotton। cotton के बाद ये important commodity है एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जब आप बाहर कोई चीज़ भेजते हो उसको हम कहते हैं ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो राइस पाकिस्तान का बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और ये सेकंड मोस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी है कॉटन के बाद, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल फूड भी है आफ्टर वीट, गंदम के बाद। राइस कंट्रीब्यूट 3.5% ऑफ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एंड 0.7% ऑफ जीडीपी। राइस प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बासमती राइस है और एक कोर्स है। The production of coarse type has been increased in recent year। 2020 to 21 rice was cultivated on 3,335,000 acres and 9.9 more than previous years, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली ये बताया गया, उनकी जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, ठीक है जी। सो इसके बाद हमने जोग्राफिकल इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है, ठीक है जी, और वो हैं जी टेम्परेचर। Rice required a temperature range of 20 to 35 degree for optimal growth। टेम्परेचर जो है below 20 can stunt plant growth and temperature above 40 can reduce yields। Rainfall, rice required moderate rainfall
1270 millimeter to 2000 millimeter. However, rice can be grown in an area with less rainfall if irrigation is required. ठीक है, ये सेम लाइंस हैं जो इन्होंने हर एक क्रॉप के अंदर उन्होंने बताई गई है. सॉइल की टाइप अगर डिस्कस करें तो राइस प्रेफर वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल विद पीएच 6.5 to 7.5. क्ले सॉइल कैन बी टू हैवी एंड पुअरली ड्रेनेज फॉर राइस. जो मट्टी होती है जिसके अंदर क्ले टाइप होती है, गीली मट्टी, वो बहुत हैवी होती है और पुअरली ड्रेनेज होती है राइस के लिए. वाइल सैंडी सॉइल जो होते हैं मे नॉट रिटेन इनफ मॉइस्चर. जो कि सैंडी सॉइल होता है वो मॉइस्चर सही से नहीं ले रहा होता, इसलिए वो भी सही जो है वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है. ठीक है. और मेथड्स अगर हम लोग डिस्कस करें राइस के लिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स क्या होते हैं. सो जो सॉइल है इज टिल्ड एंड लेवल टू प्रिपेयर द सीड बेड. राइस सीड्स आर सोन इन द सीड बेड. सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड व्हेन दे आर 3 to 4 वीक्स ओल्ड. तो बेसिकली एक सीड बेड बनाया जाता है. ठीक है, उसके अंदर सीड्स को जो है ना वो बोया जाता है राइस के लिए. 3 से 4 वीक जब ओल्ड हो जाते हैं तो राइस को रिक्वायर किया जाता है रेगुलर इरिगेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. अ बैलेंस फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एवरी 4 to 6 वीक. 4 से 5 या 6 वीक्स के बाद हमेशा एक बैलेंस फर्टिलाइजर मतलब उसमें एक खाद डाली जाती है. ठीक है जी. और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द राइस फील्ड फ्री फ्रॉम वीड्स. वीड्स कम्पीट विद द राइस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दे कैन ऑल्सो हार्बर पेस्ट एंड डिजीज. तो वीड्स जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो सारे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर ले जाते हैं राइस से. ठीक है, और इसीलिए इनको बचाया जाता है किसी भी डिजीज से, किसी भी पेस्ट से, छोटे छोटे इंसेक्ट से. Rice is typically harvested 3 to 4 months after transplanting. The crop is harvested by hands or by machine. ठीक है, तो हाथों से भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उतार लिया जाता है या फिर मशीन से. The harvested rice is then threshed to remove the grains from the stalk. तो उसके ऊपर से जो है वो उतार लिया जाता है, जो उनके बीज से निकाल दिया जाता है उनको. ठीक है. Areas of cultivation. Punjab is the largest rice producing province in Pakistan, accounting for 70%. 70% क्रॉप्स जो राइस का है वो आ रहा है पंजाब से. और जो मेजर एरिया हैं वो फैसलाबाद है, शेखपुरा है, गुजरांवाला है, हाफिजाबाद है, सियालकोट है और नारोवाल है. जबकि सिंध जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है जो कि 20% ऐड करता है कंट्री की टोटल राइस प्रोडक्शन के अंदर. इसके अंदर जो एरिया है वो जैकबाबाद है, लड़काना है और शिकारपुर है. केपीके के अंदर 10% वो ऐड करता है, जिसके अंदर हम लोगों ने बताना है कि केपीके में मर्दान है, जो नौशहरा है और सवाबी है. बलोचिस्तान वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस इज कल्टिवेटेड. बलोचिस्तान में बहुत कम जो है वो राइस जो है वो कल्टीवेट किया जाता है. ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ राइस क्रॉप. अब राइस क्रॉप की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. राइस इज ससेप्टिकल टू अ नंबर ऑफ पेस्ट एंड डिजीज सच एज राइस स्टैम्प बोरर्स, ब्राउन प्लांट हॉपर्स एंड ब्लास्ट डिजीज. राइस के अंदर बहुत इजीली जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि कोई ना कोई छोटा इंसेक्ट्स काट जाए या कुछ इस तरह. राइस इज ससेप्टेबल टू अबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज ड्रॉट, सैलिनिटी एंड फ्लडिंग. अगर ये इस तरह के इशू आ रहे हैं कि वाटर के अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या बहुत ज़्यादा पानी आ गया है या पानी बहुत कम है तो भी राइस ग्रो नहीं करता. वीड्स compete विद राइस फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वीड्स जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो compete कर जाते हैं वाटर के अंदर, राइस के अंदर, मतलब जो वाटर के अंदर उगे हुए होते हैं राइस, उनके न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं. ठीक है. एंड दे कैन आल्सो हार्बर पेस्ट एंड डिजीजेज. और जिसकी वजह से राइस को कोई ना कोई डिजीज भी हो सकती है, कोई ना कोई उल्ली शुल्ली भी लग सकती है. राइस इज अ हैवी फीडर एंड रिक्वायर्स रेगुलर फर्टिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन लीड टू रिड्यूस यील्ड एंड पुअर ग्रेन क्वालिटी. अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं दिए जा रहे राइस को तो ग्रेन की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और जो पूरी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो भी ख़राब हो सकती है. मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल. पेस्ट एंड डिजीज कैन बी मैनेज थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल पेस्टिसाइड. कल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन कैन आल्सो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप की रोटेशन की जाए उससे बेहतरी आएगी. बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए वेरियस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाए ताकि कंट्रोल किया जा सके पेस्ट को. और केमिकल पेस्टिसाइड शुड बी ओनली बी यूज्ड एज लास्ट रिसॉर्ट. Laser leveling. Laser leveling is a land preparation technique that uses laser to create a level surface. This can help to improve water distribution and reduce water wastage. तो laser leveling क्या होती है? बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर बताया जाता है कितने हद तक पानी आपने रखना है और कितने हद तक पानी राइस को प्रोवाइड करना है और कितना नहीं करना. ठीक है, जिसके थ्रू पानी भी कम ज़ाया होता है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी दी जाती है. Alternate wetting and drying. AWD is a water management practice in which rice yield are alternatively flooded and drained. This can be help to reduce water consumption without sacrificing yield. ये भी बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू
कितना वाटर को रिड्यूस करना है, कितना कंज्यूम करना है, कितनी ज़रूरी है वो फसल के लिए, उतना बताया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन बी मैनेज थ्रू रेगुलर फर्टिलाइजेशन। अ बैलेंस्ड फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड। मतलब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज कब आती हैं, जब आप बहुत एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजर डाल देते हो, बहुत एक्सेसिव आप खाद डाल देते हो। और जब बहुत ज़्यादा डालोगे तो इतनी ज़्यादा तो राइस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी उस फसल को। ठीक है, तो अगर आप हर वीक में डाल रहे हो, 4 से 6 वीक के बाद, तो एक बैलेंस्ड किस्म के फर्टिलाइज़र यूज़ करो, ताकि बार-बार चेक भी किया जा सके कितना अरसे में आपने कितने फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं। ठीक है जी। अगली जो हम लोगों ने फसल पढ़नी है वो है मेज़ की। ठीक है जी। मेज़ को डिस्कस करते हैं। ये थर्ड इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है पाकिस्तान का, व्हीट के बाद और चावलों के बाद। ये 3.4% वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के अंदर है और 0.6% जीडीपी को ग्रोथ को ऐड करता है। मेज इज कल्टीवेटेड एज अ मल्टीपर्पज क्रॉप फॉर फूड, पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न फ्लोर एंड कस्टर्ड पाउडर फीड एंड फूडर फॉर एनिमल एंड पोल्ट्री। वाइल वाइल ह्यूमन कंजप्शन इज डिक्लाइनिंग, तो बेसिकली बताया जा रहा है कि मेज जो है वो कल्टीवेट किया जाता है डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे कॉर्न फ्लोर बनाया जाता है, कस्टर्ड का पाउडर। ठीक है, तो सिर्फ अकेले मेज नहीं खाया जाता, बल्कि उसको किसी तरह से रिफाइन करके खाया जाता है। Human consumption is declining, its utilization in feeds and wet milling industry is growing at a fast pace. During 2020 to 2021, maize was cultivated on an area 1,418,000 hectares, reflecting an increase of 1.0% over last year, 1,404,000 acres. The production increase was largely due to increase in area, availability of improved variety of seeds and better economic returns. ठीक है जी। तो जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड 35 डिग्री टेम्परेचर विद रेनफॉल बिटवीन 50 to 500 मिलीमीटर। इट कैन बी ग्रोन एफिशिएंटली ऑन पोरस सॉइल। पोरस सॉइल कौन सा होता है जिसके अंदर आप उगा सके, वो थोड़ा नरम सी मिट्टी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर सॉइल का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। और 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर कहा जाता है कि ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट में 35 डिग्री टेम्परेचर है, और कितनी रेनफॉल चाहिए, इतनी सी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी। और बेटर सीड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि बेहतर क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस किया जा सके। टोबैको Tobacco is grown in Pakistan on around 0.25% of irrigated land. The major tobacco growing areas KBK हैं, especially in the district of Sawabi and Mardan, Nushaira and Charsadda. ठीक है, 90% of the country फ्लू कर्ड वर्जीनिया FCV के टोबैको जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। 90%। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन क्या है जी? ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग आर ग्रोन इन सीड बेड्स एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड। पहले एक सीड बेड बनाया जाता है, उसके ऊपर सीड्स जो हैं वो ग्रोन किए जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल मेन एरिया में ग्रो किए जाते हैं। डायरेक्ट सोइंग सीड्स आर सोन डायरेक्टली इन द मेन फील्ड। टोबैको इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप एंड इट रिक्वायर रेगुलर अटेंशन एंड केयर। Farmer weed the field, water and plants, and apply fertilizer. They harvest the tobacco leaves at the right time and cure them properly. तो वही जिस तरह बाकी सब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है और बीज बोया जाता है, इसी तरह ही सेम इस क्रॉप्स को भी। अदर क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ग्राम, बाजरा एंड ज्वार प्रोडक्शन डिक्रीज इन 2020 टू 2021। इसमें ग्राम, बाजरा की और ज्वार की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है ड्यू टू स्मॉलर एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। या तो कह सकते हैं कि कंडीशन जो थी मौसम की वो अच्छी नहीं थी, और स्मॉलर एरिया था जो जिसको कल्टीवेट किया गया, जिसकी काश्तकारी की गई, जिसकी वजह से कम प्रोडक्शन हुई है। ठीक है जी। बार्ले, रेप सीड एंड मस्टर्ड एंड टोबैको प्रोडक्शन रिमेन द सेम एज द प्रीवियस ईयर। इन सब की जो प्रोडक्शन हुई है ये कम्प्लीटली सिमिलर रही है लास्ट ईयर से। द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, रेप सीड, मस्टर्ड एंड टोबैको रिमेन एट लोअर प्रोडक्शन लेवल। तो जो प्रोडक्शन थी बार्ले की, रेप सीड और मस्टर्ड की, टोबैको की, वो लोअर प्रोडक्शन पे भी रही है। ठीक है, तकरीबन। In 2020 to 21, production of pulses including मूंग, माश, पोटैटो increased significantly. इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है दालों की। वाइल प्रोडक्शन ऑफ चिलीज़ एंड ओनियन डिक्रीज स्लाइटली। जितनी भी मिर्चें मिसालें हैं और जो प्याज है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। मसूर प्रोडक्शन रिमेन द सेम। पाकिस्तान इंपोर्टेड 2.91 million tons of edible oil in 2021 while local production was 0.374 million tons। ठीक है, जो लोकल प्रोडक्शन हुई है इसकी वो इतनी हुई है, जबकि कुछ पाकिस्तान ने इंपोर्ट भी की है, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट की है। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान ने इतने मिलियन इंपोर्ट की है। जो मसूर प्रोडक्शन है वो सिमिलर
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रूट फार्मिंग। ठीक है जी, फ्रूट फार्मिंग को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि बेसिकली फ्रूट फार्मिंग एक सिग्निफिकेंट पार्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। ठीक है जी, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। मतलब कि इससे क्या होता है कि हम क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ्रूट भेजते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं वो बाहर जाते हैं, तो बाहर के लोग जब आपको पे करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम है। लेकिन जब बाहर के पैसे पाकिस्तान में आएंगे तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। पाकिस्तान इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, फल को प्रोड्यूस करता है। और इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के जो है फल पाए जाते हैं, जैसे कि सेब हो गया, मैंगोज़ हैं, जैसे कि आम है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर जिस तरह लेमन आ जाता है, ऑरेंजेस हैं, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, डेट्स एंड पीचेस। इन चीज़ों को पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिफ्थ नंबर पर भी आ जाता है इस प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है जी, फिर आता है जी, फ्रूट फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन ऑल फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बट द मेजर फ्रूट प्रोड्यूस ग्रोइंग एरियाज आर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। हर प्रोविंस के अंदर फलों की जो मिकदार है, मतलब प्रोड्यूस होती है, फल की फसल जो है वो उगती है। ठीक है, दरख्त उगते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि रीजन्स हैं जहाँ पर फल होते हैं वो पंजाब का है, सिंध का है और खैबर पख्तूनख्वा का है। पंजाब इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्रोविंस इन पाकिस्तान एट इज अकाउंट ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड प्रोडक्शन। टोटल 60% जो फ्रूट की प्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, पंजाब के प्रोविंस में। द मेजर फ्रूट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इंक्लूड मुल्तान, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सरगोदा। इन जगहों पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, इन जगहों पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है फलों की। Sindh is the second largest fruit producing province in Pakistan that account almost 25 degree or 25% of the country's total fruit production। ठीक है जी, सो सिंध जो है वो 25% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है फलों की प्रोडक्शन से। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर फल जो हैं वो उगते हैं सिंध के अंदर, वो जैकबाबाद है, लड़काना है, शिकारपुर है। जबकि केपी के थर्ड लार्जेस्ट फ्रूट की प्रोडक्शन का प्रोविंस है पाकिस्तान में, जो कि 10% कंट्री की इकोनॉमी के अंदर फलों की प्रोडक्शन करके कंट्रीब्यूट करता है। द मेजर फ्रूट प्रोडक्शन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है, मर्दान है, नौशहरा है, सवाबी है। हुंजा एंड सवात आर नॉन फॉर एप्पल्स एंड एप्रिकॉट। हुंजा और सवात जो वैलीज हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में, वो किस वजह से जानी जाती हैं, एप्रिकॉट्स और एप्पल्स की वजह से। इन बलोचिस्तान वैरायटी ऑफ एप्पल, डेट्स, एप्रिकॉट एंड ग्रेप्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, बलोचिस्तान में भी इस तरह के फल पाए जाते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान इज आल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई फ्रूट सच एज आलमंड, वॉलनट एंड रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स मतलब जो किशमिश होती है वो है। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं पाकिस्तान उसको भी प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम फॉर फ्रूट फार्मर। तो ये गवर्नमेंट की क्या स्कीम है फ्रूट फार्मर्स के लिए, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू फार्मर फॉर परचेजिंग फ्रूट प्लांट्स एंड फर्टिलाइजर्स। द गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनर्स ट्रेनिंग टू फार्मर्स ऑन मॉडर्न फ्रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नेशनल प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर NPDH provides subsidies to farmer for purchase of fruit plants and other agriculture input. It also provides training to farmers on modern fruit farming practices such as cold storage of fruit production, preventing harvest loss, pest disease management, irrigation, fertilization and harvesting। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स शुरू कर रही है जिसमें वो जो किसान हैं उनको गाइड करेगी कि कैसे आपने फसल को उगाना है, किस तरह के बीज जो हैं वो आपने लेने हैं, और किस तरह से अपनी फसल को बचाना है पेस्ट वगैरह से, और किस तरह की यूरिया खाद वगैरह लेनी है। ठीक है, एट द सेम टाइम NPHD जो है वो इदारा सिखाएगा किसानों को कि क्या क्या करना है। एट द सेम टाइम जो फ्रूट फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो बताई जाएंगी, किस तरह का बीज आपने बोना है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट का जो सपोर्ट प्रोग्राम है वो इस तरह से पाकिस्तान ने शुरू किया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल टू पाकिस्तान इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फूड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर कर रहा है। इट कंट्रीब्यूट 19.2% टू GDP, एम्प्लॉय 38.5% ऑफ द लेबर फोर्स। 19%, 19.2% GDP में कर रहा है कंट्रीब्यूट। Over 65% of the population relies on agriculture for livelihood. However, agriculture growth has been slow due to shrinking arable land, climate change, water shortage and rural urban migration। ठीक है, इन वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी
जो है ना ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि ये जो ज़राअत है इसका पेशा कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या मसला है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अर्बन रूरल की माइग्रेशन हो रही है, पानी की कमी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्स न्यू अप्रोच। अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो ज़रूरत क्या है कि नई नई अप्रोचेस, नई टेक्निक्स लेकर आएँ। Agriculture can play a vital role in spurring economic growth, but it faces challenges such as climate change, water shortage, and rising input prices. Input prices का मतलब होता है कि जब आप कोई भी सीड लेते हो तो वो महंगा पड़ रहा हो आपको, तो आप उस सीड को नहीं बोते कि भाई ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हमें आउटपुट क्या ही देगा, ठीक है। और क्या पता अगर वो आउटपुट कम दे, इनपुट आपकी ज़्यादा हो, मतलब पैसे आप ज़्यादा लगा रहे हैं और इन्वेस्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं और अर्न आप कम कर रहे हैं। और इस वजूहात की वजह से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ, एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो फेस कर रहा है इश्यूज़। जिस तरह के इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बारिशें हो जाती हैं, कभी बारिशें होती ही नहीं हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, और पानी की कमी है, और महंगाई है। ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं एग्रीकल्चर टू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, ठीक है जी। सो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव स्टॉक फार्मिंग को, ठीक है जी। सो लाइव स्टॉक के फार्मिंग के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है जी। और इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो लाइव स्टॉक की फार्मिंग होती है, ठीक है, उसका पर्पज़ ये होता है कि आपने एक तो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करनी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट, मिल्क, एग एंड अदर एनिमल प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एनिमल्स को घरों में रखते हैं, ठीक है। आप जिस तरह के एनिमल, जिस तरह काऊ हो गई, हैंस हो गई, ठीक है, मुर्गियाँ हो गई, ठीक है, मुर्गियाँ हैं, ठीक है, भेड़ बकरियाँ जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनको आप अपने घरों में रखते हैं। किस वजह से? ताकि आप उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स ले सकें, किस किस तरह की, या तो आप अंडे ले सकें, दूध ले सकें, गोश्त ले सकें, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है ज़राअत की, और ये कंट्रीब्यूट क्या करता है कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 11% ऑफ जीडीपी। 11% जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है। द सेक्टर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, ठीक है। ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं सारी, ठीक है, जो हम एनिमल से लेते हैं, जो कंप्लीट एक बैलेंस डाइट शो करती है, जिस तरह कि एग है, मिल्क है, मीट है, ठीक है। तो जो लोगों को, जिन जिन लोगों को ये चीज़ मिलती है, उनको फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उनको खाने की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, ठीक है जी। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स। तीन तरह की टाइप्स में डिवाइड होता है: नोमैडिक, सेटल्ड एंड ट्रांस ह्यूमंस। द डिटेल ऑफ ईच टाइप विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट, ठीक है। ये तीन टाइप्स इसकी हैं, किस चीज़ की? लाइव स्टॉक फार्मिंग की। तो हम लोग एक एक करके दोनों जो हैं इनकी जो तीन टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नोमैडिक्स। Nomadic livestock farming is a traditional form of livestock farming in which herders move their animals from place to place in search of pasture and water. तो हर्डर्स वो होते हैं जो बेसिकली हर्डिंग करते हैं, जो जिन लोगों के पास ये जानवर होते हैं, ठीक है, और जो प्रोफेशनल होते हैं इनको पालने में। नोमैडिक लाइफ स्टॉक वो होती है जिसके अंदर वो पालते तो हैं, लेकिन वो एनिमल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। किस वजह से? ताकि वहाँ पर पानी हो या खाजा वगैरह हो एनिमल्स का, जिस तरह के ग्रास वगैरह हो गए, ठीक है। नोमैडिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड का मतलब होता है जो थोड़ी सी कह सकते हैं कि बैरिड बंजर ज़मीन होती है, ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ बंजर एरियाज होते हैं और कुछ कहीं पर ग्रास भी होता है, वेयर देयर इज़ अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं वो बहुत कम होती हैं। Nomadic livestock farming is practiced by the Baloch and Pakhtun tribes in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. The main type of livestock farming raised by nomadic farmer are sheep and goats, ठीक है जी। तो नोमैडिक फार्मर्स किसको रेस करते हैं? या तो वो भेड़ों को या फिर बकरियों को या बकरों को जो है ना वो परवान चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? नोमैडिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो होती है वो बेसिकली वहाँ उन एरियाज़ में होती है जो थोड़ी सी बंजर होती है या कुछ थोड़ी बहुत ग्रासी भी होती है, ठीक है। और बलूचिस्तान के कुछ ट्राइब्स और पश्तून जो होते हैं वो मोस्टली इस जगह को, इस तरह की लाइफ स्टॉक को जो है वो फॉलो करते हैं। सेटल्ड, अब कौन सी फार्मिंग होती है लाइफ स्टॉक? वो है जी सेटल्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग इन विच एनिमल्स आर केप्ट इन परमानेंट इनक्लोजर। एनिमल्स को एक प्रॉपर एक जगह पे बंद कर दिया जाता है
Settled livestock farming is typically practiced in area where more abundant resources such as arable land and water. Arable जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर सॉइल और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ज़मीन में, और पानी भी ज़्यादा होता है. सेटल्ड लाइवस्टॉक फार्मिंग इज प्रैक्टिस थ्रू आउट पाकिस्तान बट इट इज़ पर्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस. ठीक है, ज़्यादातर पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस में ये सेटल जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है वो है. द मेन टाइप ऑफ लाइवस्टॉक रेज्ड बाय द सेटल फार्मर आर कैटल, बफेलोज, गोड एंड पोल्ट्री. पोल्ट्री मतलब जिस तरह हैंस की जो फॉर्म्स होते हैं, मुर्गियों के डरबे, मुर्गियों के फॉर्म्स बनाए गए होते हैं. गोट्स मतलब कि हमारे पास बहुत सारी जो बकरियां और जो काउज हैं, और साथ में जो कह सकते हैं कि प्रॉपर एक हर्ड होता है जिनका, फॉर एग्जांपल काऊ हैं, उनका प्रॉपर एक हर्ड होगा, बहुत सारी काउज होंगी, वो पूरा जो ग्रेज करेंगी. ठीक है, तो ये सेटल फॉर्म ऑफ फार्मिंग का के अंदर शुमार होता है. ठीक है जी. इसके बाद आ जाता है जी, ये इन्होंने कुछ लाइव स्टॉक फॉर टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक बताई गई हैं यहाँ पर. ठीक है, ये आप लोग खुद से डिस्कस कर सकते हैं. ये टेबल बेसिकली उन्होंने आपकी आसानी के लिए बताया गया है. ट्रांस ह्यूमंस क्या होते हैं जी? ट्रांस ह्यूमंस लाइव स्टॉक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग इन विच हर्डर मूव देयर एनिमल बिटवीन डिफरेंट पास्चर सीजनली. तो क्या करते हैं कि जो हर्डर होते हैं, जो पालने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको घुमाते रहते हैं एनिमल्स को. किस वजह से? सीजन के अकॉर्डिंगली, मौसम के अकॉर्डिंगली. Transhuman livestock farming is typically practiced in mountainous region where there is a seasonal variation in availability of pastures. ठीक है, जो खाजा होता है उनका, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो लोग ग्रेज करते हैं. ठीक है, उसके लिए जहाँ पर उनको अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मोस्टली पहाड़ी इलाके होते हैं. Transhuman livestock farming is practiced by Gujar Bakarwal tribes in the Kashmir region of Pakistan. The main type of livestock farming raised by transhuman are sheep and goat. मतलब वही भेड़ और बकरियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं. और किस एरियाज़ में होते हैं? कश्मीर जो है, डिफरेंट रीजन जो है कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर, उसमें बेसिकली ये शुमार किए जाते हैं. अब अगर हम लोग बात करें फिशरीज़ की पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो फिशरीज़ इन पाकिस्तान को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. द फिशरीज़ अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज़ कंसर्न विद द हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज सच एज फिश, शेलफिश और क्रूस्टेशियन. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो फिशीज़ हैं, जो हमारे पास मछलियों का जो सेक्टर है, वो भी एक ज़राअत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, जिसके अंदर एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि डिफरेंट किस्म की मछलियाँ हैं. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है. इट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी. जो मुल्क की ज़रूरी जो पैदावार होती है. ठीक है, और माशी जो पैदावार होती है उसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है. प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी इन अ सेंस मैंने पहले भी डिस्कस किया था. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फूड प्रॉपर्ली प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, ठीक है, तो आप फूड इनसिक्योर हो जाओगे. ठीक है, आपके रिसोर्सेज बहुत कम हैं और आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी. ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वसाइल कम है. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो आप हर एक की डिमांड्स को पूरा कर सकेंगे. इस तरह से अगर फिशरीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो भी बेहतर हो, तो फूड सिक्योरिटी जो होगी वो प्रोवाइड होगी. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ मतलब बाहर का भी जो रेवेन्यू होगा वो जनरेट होगा जब हम लोग अपनी फिशेस को बाहर के मुल्कों में भेजेंगे. फिशरीज अकाउंट फॉर 1.6% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन 2020. टोटल एक्सपोर्ट 1.6% हुई है 2020 में. द मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर पाकिस्तानी फिशरीज आर थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, द यूएई, साउथ कोरिया, मलेशिया, कुवैत, जापान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया. इन कंट्रीज से पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है. ठीक है, किसको? मछलियों को, मतलब वहाँ से मंगवाई हैं मछलियाँ, जबकि 1.6% टोटल उन्होंने एक्सपोर्ट की है, अपनी मछलियाँ वहाँ भेजी हैं. During the COVID pandemic, the import of fish declined significantly from 22 million in 2017 to 6 million. 22 मिलियन से 6 मिलियन तक तादाद आ गई. ठीक है, कोविड के अंदर डिक्लाइन हुआ फिश की इंपोर्ट का. ठीक है जी. साथ ही हम लोग फिश की प्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. पाकिस्तान के अंदर फिश की प्रोडक्शन क्या है? Fisheries are divided into three main types: inland fisheries, marine fisheries, and aquaculture. The graphic representation of fish production province-wise shows the total fish production in 1,000 tons for the year 2018 और 19 के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है फिश की वो बताया जाएगा. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ओनली हैव इनलैंड फिशेस. ठीक है, वाइल बलोचिस्तान हैव मैरीन फिशरीज. ठीक है, मैरीन मतलब जिस तरह समंदरों की मछलियाँ होती हैं. ठीक है, एंड सिंध हैज़ मोस्ट बोथ इनलैंड एंड
marine fisheries. The fish production data for Punjab include fish production from Angla Dam, and the production data from KBK include गिलगित बल्तिस्तान, जो अंदर कहा जाता है कि जो मंगला और तरबेरा डैम है, ठीक है, इधर से बेसिकली पंजाब जो होता है वहाँ से फिश जो है वो आती हैं, फिश की प्रोडक्शन होती है, जबकि केपीके के अंदर गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूड करती है फिश की प्रोडक्शन। ठीक है जी, यहाँ पर डाटा हमारे पास शो हो रहा है। मैरीन फिशेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं। पाकिस्तान मैरीन फिशेस क्या होते हैं जी। पाकिस्तान 1050 किलोमीटर कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद अरेबियन सी इज होम टू टू मेजर फिशिंग सेंटर, सिंध एंड मकरान। ठीक है जी, जो अरेबियन सी के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है उसके साथ कौन से फिशिंग एरियाज होते हैं, सिंध और मकरान का एरिया है। ठीक है जी, these coasts have rich marine fishing ground that contribute 64% of the country's total fish production. 64% ये फिश की प्रोडक्शन को, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान की, ठीक है, कंट्री की टोटल कितनी है 64%। ठीक है जी, 64% टोटल कंट्रीब्यूट करती है फिश की प्रोडक्शन में, कंपेयर टू 36% फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। ठीक है जी, मेरीन जो फिशिंग है वो 64% टोटल जो है वो फिश की प्रोडक्शन करती है, एज कम्पेयर टू 36% किसकी, जो इनलैंड फिशरीज हैं। कराची एंड कोरंगी आर द मेन फिशिंग पोर्ट ऑफ सेन, वाइल मकरान है स्मॉलर पोर्ट सच एज सोन मियानी, जिवानी एंड Ormara. Gwadar Port is also being developed as a modern fishing center with a state-of-art fish curing yard, ice factory and refrigeration plants. ठीक है, तो जिसके अंदर फिशेस को रखा जाएगा पकड़ के, जहाँ पर ठंडी जो होगी एरिया होगा, जहाँ पर बर्फ होगी, ठीक है, वहाँ पर जो फिश पकड़ी जाएगी वो वहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अरेबियन सी जो है उसके अंदर सिंध और मकरान दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर फिश की जो साइड है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरीन फिशरीज 64% जो है पाकिस्तान की फिश की प्रोडक्शन करती है, कंपैरेटिवली 36% इनलैंड फिशरीज के। ठीक है जी, और कराची और करंगी इसके अंदर पहले नंबर पर है। ठीक है, और बाकी जो मकरान की जगह हैं वो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। टाइप्स अगर हम लोग डिस्कस करें मैरीन फिशिंग की, तो सबसिस्टेंस फिशिंग जो है वो इसके अंदर आती है, इज फिशिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिलीज, एज फिश इज द मेन कंपोनेंट ऑफ देयर डाइट. It is carried out by small scale fishermen using traditional methods such as hand lines, net, and traps. Traditional boat can stay up to 5 किलोमीटर away from the coast. तो बेसिकली सबसिस्टेंट फिशिंग वो होती है जो किसान जो होते हैं या जो मछेरे होते हैं वो अपनी फैमिलीज के लिए पकड़ते हैं, अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए। और ये जो है ये किस तरह से पकड़ते हैं, वो हैंड लाइंस, जिस तरह हम लोग अंदर जो है मछलियों को पकड़ने के लिए जो एक नेट सी होती है वो फेंकी जाती है, और ट्रैप्स होते हैं उनके थ्रू ही पकड़ा जाता है, और बोट्स के थ्रू पकड़ा जाता है कि बोट्स के थ्रू आप अगर जाएंगे 5 किलोमीटर वो दूर हो जाएगी उस जजीरे से। ठीक है, subsistence fishing catch in is less in amount, therefore alternative source of income are generated by the subsistence fishermen such as making fish feed, fish net एंड बोट रिपेयर। तो बेसिकली जो लोग सबसिस्टेंट फिशिंग करते हैं उनकी जो कह सकते हैं कि इनकम होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो बाकी काम भी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा सबसे कैच इन लेस इन अमाउंट देयर फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेट्स भी निकालते हैं वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। कमर्शियल फिशिंग, कमर्शियल फिशिंग क्या होती है जी। कमर्शियल फिशिंग का है जी, फिशिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द कैच एंड मेकिंग प्रॉफिट। इट इज कैरिड आउट So it is carried out by large scale fishing vessels using more modern methods such as trawling and purse seining. Gill netters. Mechanized boat can stay up to 50-60 kilometer offshore in deep water for large fish catch. Commercial fishing is a major economic activity in Pakistan, generating export revenue and providing employment to the thousands of people. तो commercial fishing उस पर्पस के लिए होती है जिसके अंदर क्या काम किया जाता है कि बेसिकली फ़िश को पकड़ने के लिए इसलिए पकड़ा जाता है ताकि फ़िश को सेल किया जाए और उससे प्रॉफ़िट लिया जाए, मुनाफ़ा हो। ठीक है, और ये जो सबसिस्टेंस फ़िशिंग है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है। एक बड़ी बोट होती है जो 50 से 60 किलोमीटर ऑफ शोर्स तक चली जाती है, जहाँ पर पानी बहुत डीप होता है, वहाँ पर बड़ी-बड़ी फ़िश भी होती हैं, उनको आराम से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये एक जो कमर्शियल फ़िशिंग है उसका काम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ पाकिस्तान जो है वो अपने एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ जनरेट करता है, रिज़र्व्स जो हैं वो यहाँ से जनरेट करता है, क्योंकि अपनी फ़िशेज़ वो बाहर भेजता है। एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स भी इस तरह से प्रोवाइड करता है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ मैरीन फ़िश की, तो इसके अंदर शार्क, ड्रम, मैकरल,
क्रॉकर्स, डिमर्सल और कैटफिश जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैरीन फिशरीज़, ठीक है? इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या-क्या कैच लिमिट्स हैं, ठीक है? इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज को डिस्कस कर लेते हैं। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट करती है थ्रू मेजर सच एज स्टॉकिंग फिश पॉपुलेशन, रेगुलेटिंग फिश प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टिंग फिश हैबिटेट, ठीक है? तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो इनलैंड फिशरीज हैं उनको बेहतर किया जाए, जो विद इन लैंड है, ठीक है? उसके अंदर जो पानी है अपनी तरफ से बनाया जा रहा है, ठीक है? उसके अंदर जो फिशेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और फ़िश की जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब कि उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाया जाए, जो फ़िश की एनवायरनमेंट है। एक्वाकल्चर फ़िश फार्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Aquaculture is the farming of fish and shellfish is controlled environments. Aquaculture fishers are becoming increasingly important as the demand for seafood grow. ठीक है? एक्वाकल्चर की जो फिशरीज होती हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है कि वो इंक्रीज होती रहती है, एक उनकी जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है? वो भी उसका जो कल्चर है वो भी इंक्रीज होता रहता है। फिश फॉर्म्स नीड अ रिलायबल सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। ऑब्वियसली जो फ़िश के फॉर्म्स हैं, जिस तरह पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह फ़िश के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पर फ़िशेज़ को रखा जाता है, उनको भी प्रॉपर एक साफ़-सुथरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। दिस वाटर इज़ यूज्ड टू फिल द पॉन्ड्स एंड टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी इन द पॉन्ड्स, ठीक है? जो छोटे-छोटे पॉन्ड्स होती हैं, नदियाँ टाइप होती हैं, ठीक है? उसके अंदर एक क्वालिटी ऑफ वाटर दिया जाता है ताकि फ़िश जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, उसकी ग्रोथ हो सके। फिश फीड इज़ परचेज़ फ्रॉम कमर्शियल सप्लायर और प्रोड्यूस ऑन फार्म। फिश की जो फीड है, जो वो खाना खाती हैं, वो कमर्शियल सप्लायर जो जिनका पर्पज़ होता है बेचने का, उनसे ली जाती है, ठीक है? या फिर उसी फार्म पे प्रोड्यूस की जाती है, खुद उगाई जाती है, ठीक है? फिश फार्म टिपिकली यूज़ अ वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट। फिश के फार्म्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पंप्स हो गए, एरिएटर हो गए एंड फीडर्स हो गए, ठीक है जी? अम सो जो एरिएटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसके अंदर ना पानी को, जिस तरह हमारे पास कुछ पंप्स वगैरह हैं, ठीक है? पंप्स तो हो गए। एरिएटर एक इंक्रीज़ करता है वाटर की मूवमेंट को, ठीक है? ये एक किस्म की डिवाइस होती है जिसके थ्रू वाटर की जो मोशन फॉर्म में रखता है वो वाटर को, ठीक है? एंड फीडर्स, ठीक है जी? दिस इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी इन द पॉन्ड्स, फीड द फिश एंड मॉनिटर द ग्रोथ एंड हेल्थ, ठीक है? ये तो सिंपल सी बात है कि वो नदियों के अंदर फिश को देखा जाता है, फिश को कैसे फीड किया जा रहा है, उनकी हेल्थ कैसी चल रही है। ट्रीज़ आर प्लांटेड टू मेंटेन द एयर क्वालिटी एंड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है? तो ट्रीज़ को जो दरख्त हैं वो लगाए जाते हैं ताकि जो हवा की जो क्वालिटी है वो हवा है उसको बेहतर बनाया जा सके और ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर किया जा सके। द मेन फिशर सेंटर आर हलेजी इन ठट्टा, मंचर लेक इन दादू डिस्ट्रिक्ट, द रिवर इंडस एट कोटरी, सखर रिजर्वायर ऑफ तरबेला एंड मंगला डैम। इन जगहों पे फिश के जो सेंटर हैं, वो बताए जा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ हैं। ट्राउट फिश फार्म ऊपर से बेसिकली पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फिश के फॉर्म्स किस तरह के होते हैं। टाइप ऑफ फिश फॉर्म फिश किस तरह की टाइप होती है, फॉर्म की जो फिश होती हैं, फॉर्मी जो मछली होती है, ठीक है? उसकी क्या-क्या टाइप्स होती हैं, उसके अंदर क्या टाइप्स हैं जी। ऑलमोस्ट इनलैंड टाइप्स ऑफ फिश आर रियर्ड एट द फॉर्म इंक्लूडिंग पाला, थाला, राहू, मोरेल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एंड ट्राउट, ठीक है? तो बेसिकली इस टाइप की जो मछलियाँ हैं वो आप लोग रख सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है जी? ये बताया जा रहा है इसके अंदर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग इंडस्ट्रीज़। क्या-क्या मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं फ़िश की इंडस्ट्री को। देयर आर 4 मेजर प्रॉब्लम ऑफ फिश इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। 4 तरह के मसले जो हैं फ़िश इंडस्ट्री फेस कर रही है पाकिस्तान में। ओवरफिशिंग। Overfishing is the biggest threat to the sustainable development of the fish industry. It is caused by high demand for fish, inadequate fishing regulation and illegal fishing. अब ओवर फिशिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि फ़िश इंडस्ट्री जो है वो क्या फेस कर रही है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है मछलियों की, ठीक है? लोग ज़्यादा मछलियों की डिमांड करने लग गए हैं और फ़िशिंग की जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है? रेगुलेट कम किया जा रहा है और इल्लीगल फ़िशिंग की जो है ना, लोग इल्लीगल तरीके से फ़िश को रख रहे हैं, ठीक है जी? और उनके पास प्रॉपर जो है लाइसेंस नहीं है फॉर्म्स के, ठीक है? पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट कंटेमिनेट फिश स्टॉक एंड मेक देम अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऑब्वियसली जब पानी के अंदर ही गंदगी होगी, तो जब फिशेज़ उसके अंदर रहेंगी, तो फिश गंदी चीज़ खाएँगी, गंदी फीड होगी, तो वो प्रॉपर्ली परवान नहीं चढ़ सकेंगी, उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी और वो चीज़ इंसान खाएगा,
तो वो इंसानों के लिए अनसेफ रहेगी वो फ़िश। क्लाइमेट चेंज इज़ कॉजिंग सी लेवल टू राइज़, सी लेवल बढ़ जाता है एंड वाटर टेम्परेचर टू इंक्रीज़, दिस इज़ डिस्रप्टिंग फिश हैबिटेट एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फिश टू रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, सी लेवल राइज़ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएँगे तो वो सारा पानी जो होगा वो रिवर्स के अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा, ठीक है? और जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उससे क्या नुकसान हो रहा है, फिश की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नुकसान हो रहा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, द फिश इंडस्ट्री लैक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? फार्म की जो फिश है उसको रखने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर फिशरमैन टू कैच एंड प्रोसेस फिश एफिशिएंसी। तो जो मछेरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो फिश को पकड़ते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो फिश को पकड़ें और एफिशिएंटली काम कर सकें, ठीक है जी? गवर्नमेंट एफर्ट टू डेवलप फिशरीज। अब गवर्नमेंट के क्या एफर्ट हैं? कर्टेलिंग ओवर फिशिंग, ठीक है? द गवर्नमेंट इज टू वर्किंग टू रिड्यूस ओवर फिशिंग थ्रू द नंबर ऑफ मयर, कि बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़नी, ठीक है जी? इस चीज़ को रिड्यूस किया जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग कैच लिमिट, क्लोजिंग फिश ग्राउंड्स ड्यूरिंग स्पैनिंग सीजन एंड बैनिंग द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिश गियर। तो बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो लोग बहुत ज़्यादा फ़िश को जो मछेरे हैं या बहुत ज़्यादा जो फ़िशरमैन हैं पकड़ते हैं मछलियों को, उसके ऊपर लिमिट लगा देनी चाहिए कि एक लिमिट तक आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो फ़िशिंग का गियर होता है जिसके थ्रू आप पकड़ते हैं फ़िशेज़ को, उस जो डिस्ट्रक्शन वो क्रिएट कर रही होती है, उसके ऊपर थोड़ा-सा अमल दरामद करनी चाहिए। फाइटिंग पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू कम्बैट वाटर पॉल्यूशन थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है? गवर्नमेंट को जो है वो बहुत सारी जो है एफर्ट्स पुट कर रही है, और करनी चाहिए उसको ताकि वो वाटर को साफ़ करे, ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह रेगुलेट करे, ठीक है? इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ के अंदर, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और एग्रीकल्चर के अंदर भी, एंड रेजिंग अवेयरनेस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, और लोगों को बताए कि साफ़-सुथरा पानी, शफ़ाफ़ पानी की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? कितनी ज़रूरी है। Adapting to climate change, the government is working to adapt to climate change by investing in coastal infrastructure, developing new fishing method and helping fishermen to diversify their livelihood. तो बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंजेस के साथ कॉप करे। उनको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें आपने कैसे जिस तरह हम कहते हैं ना साहिली इलाके हैं उसके अंदर आपने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, फ़िशिंग के नए-नए मेथड कैसे बताना है फ़िशरमैन को, और कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को सिर्फ़ फ़िश के थ्रू सिर्फ़ नहीं आगे बढ़ा सकता बल्कि उसको और भी कोई टेक्नोलॉजी सिखानी है ताकि वो उसके थ्रू अपना लाइवलीहुड चला सके। Improving infrastructure and technology. The government is working to improve the infrastructure and technology in the fish industry by investing in fishing harbor, processing facilities, and cold storage facilities. The government is also providing training and support to fishermen to use of modern using raising method and technologies. So इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए ताकि जो फिशरमैन हैं उनको बेहतर तरीके से पता चले कि बेसिकली कैसे फ़िश को जो है ना वो फ़िश फार्म्स को चलाना है, फ़िश को कैसे पकड़ना है और इससे कोई चीज़ को हार्म ना हो, ठीक है? उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, ठीक है? ये तो बेसिकली था जी यूनिट नंबर 8, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया है और ये सबसे लेंथी यूनिट है इस बुक का। अब इसके हम क्वेश्चंस को अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हैं, मोस्टली यूनिट के अंदर से ही हैं, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है शॉर्ट वाले। लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज उन्होंने पूछी हुई हैं, कैश क्रॉप पाकिस्तान के अंदर जो है, ठीक है? और रेफरेंस दी गई है, ये अंदर से आप लोग आराम से यूनिट से कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेज़, टोबैको एंड अदर क्रॉप्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। यानी क्या इंपॉर्टेंस है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेज़ और टोबैको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये भी हम लोग लाइव स्टॉक के अंदर पढ़ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन द मेथड ऑफ राइस, टोबैको एंड व्हीट कल्टीवेशन, इसके ऊपर भी बताया गया है कि किस तरह से किस-किस इलाकों में राइस को, टोबैको को और व्हीट को जो है कल्टीवेट किया जाता है। फिशिंग मेथड इन मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज इन पाकिस्तान, ये भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है जब बिल्कुल एंड पे, ठीक है? कि मैरीन के क्या क्या मेथड हैं, इनलैंड फिशरी से क्या मेथड है, फॉर्म के जो मेथड होते हैं, ठीक है? सजेस्ट मेजर रिप्रोडक्ट एंड डेवलप फिशिंग मेथड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक है कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकती है, मेजर्स ले सकती है जिसके थ्रू फिशिंग इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सकता है और प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? बिल्कुल एंड में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है? गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकती है, फिशरमैन को और दूसरों लोगों को अवेयरनेस दे सकती है, इल्लीगल फिशरीज़ हैं उनको ख़त्म कर सकती है, ओवर फिशिंग को ख़त्म कर सकती है, ये कुछ प्रोटेक्शन
फ़िशिंग इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सकती है पाकिस्तान की, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।